दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी पक्का प्रॉमिस। दीक्षा चौधरी महज 19 साल की हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं। आजकल सीकर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। दिसंबर के इतवार की सुबह हमेशा से मेरी पसंदीदा रही है। धुंध से ढकी सड़कें, गमले में सजे फूलों पर सजी ओस की बूंदें, परिंदों का देर तक घोंसलों में दुबके रहना और उससे भी सुंदर गर्म चाय की चुस्कियों के साथ इन्हें निहारते रहना। कभी कभी सोचती हूँ कि ये सब इतना खूबसूरत, इतना प्यारा क्यों है। अगर सुबह से शाम तक ऐसा ही रहे तो क्या इतना खास रहेगा? नहीं, शायद तब हम ऊब जाएंगे इससे। इन सर्द सवेरों के सुंदर होने का एक कारण गुनगुनी धूप का इंतजार भी है। पर अगर किसी रोज सूरज ही हमें धोखा दे जाए तो? अक्सर होता है ना ऐसा। दिन दिन भर धूप नहीं निकलती और मेरा इतवार जरा सा उदास हो जाता है। वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझ पर ये छोटी बातें बहुत ज्यादा ही असर करती हैं। निभाए गए वादों से ज्यादा तोड़ दिए गए वादे याद आते हैं मुझे। जैसे मेरे इस बर्थडे पर अखिल वक्त पर आने का कहकर भी देर से आया था। जैसे वो भूल गया था कि हम पहली बार कब मिले थे। जैसे 1 साल 2 महीने के लिव इन रिलेशनशिप में भी वो नहीं जान पाया था कि मुझे गुलाब नहीं, सूरजमुखी के फूल पसंद हैं। अब कितनी ऐसी बातें भी तो हैं जिनका वो हमेशा ख्याल रखता है, जो सिर्फ मेरी खुशी के लिए करता है। लेकिन उन अनगिनत बातों की खुशी से ज्यादा मुझे इन चंद बातों का गम सालता रहता है। मुझे डर लगता है इनसे। अखिल शायद सही कहता है, इमोशनल होना अच्छी बात है, पर मैं तो इमोशनल फूल हूं। अखिल की बात याद करके मैं मुस्कुरा दी। तभी डोरबेल बजी। मैंने खुशी से चहकते हुए दरवाजा खोला। अखिल था। 2 दिन बाद मुंबई से लौटा था। आई मिस्ड यू सो मच कहते हुए मैं उसके गले से लग गई। वो कुछ नहीं बोला, मुझे एक तरफ करके भीतर चला आया। कैसी रही मीटिंग? डील हो गई? मैंने पूछा तो वो एक पल मेरी तरफ देखता रहा, बिना कुछ कहे। फिर बोला, तुमने ऑफिस में फोन किया था? उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। मैं कोई जवाब नहीं दे पाई, बस नजरें झुका ली। सीरत यार, क्या है ये? हाउ कैन यू? तुम्हारी शक करने की आदत कब जाएगी यार? ऐसी बात नहीं है अखिल, बस वो मैं आई ट्रस्ट यू। मैंने उसके चेहरे पर अपने हाथ रखते हुए कहा। उसने गुस्से में मेरे हाथ झटक दिए और कमरे से बाहर चला गया। मैं जानती हूं वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उसे चाहती हूं, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि मैं नहीं कर पाती भरोसा। हाँ, मैंने ऑफिस में फोन करके कंफर्म किया कि वो असल में मीटिंग के लिए ही गया है ना, ये जानते हुए कि अखिल मुझसे झूठ नहीं बोलता, कि उसे जब पता चलेगा वो बहुत दुखी होगा। मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे पास ढेर सारी खाली जगह है। मन में कहीं एक निर्वात छूटा रह गया है। मैं उसे भरने की हर संभव कोशिश करती, खूब बातें करती, खुलकर हंसती, पार्टीज में जाती, नए नए दोस्त बनाती, हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर लेती, ऑफिस में 2-4 एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी अपने लिए असाइन करवा लेती, लेकिन वो खाली जगह फिर भी भरने का नाम नहीं लेती थी। उसका हल खुद को व्यस्त रखना नहीं हो सकता था। वो क्या था मुझे नहीं मालूम, मैंने तलाशना ही छोड़ दिया था। फिर अखिल मेरी जिंदगी में आया। वो मेरे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में नया नया शिफ्ट हुआ था। एक औपचारिक हेलो से शुरू हुई बात न जाने कब शाम की चाय साथ पीने में बदल गई। जाने कब हम मॉर्निंग वॉक्स पर साथ जाने लगे, कब दोस्त बने और कब मैं उसे चाहने लगी, कुछ पता ही नहीं चला। अचानक किसी का मिलना, अजनबी से थोड़ा सा परिचित होना और फिर एक रोज इतना खास बन जाना। मुझे नहीं लगता इनमें से कुछ भी हम खुद तय कर सकते हैं। सब प्री प्लान्ड होता है और हमारी पहुंच से बाहर। अखिल का मेरी जिंदगी में आना भी ऐसा ही था। अखिल और मैं एकदम अलग थे। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाने वाली, बातें दिल से लगा लेने वाली लड़की, और वो हर बार पूरे इत्मीनान से मुझे जानने, मुझे समझने की कोशिश करने वाला लड़का।
वो यूं जरा सी बात पे रिएक्ट नहीं करता था। अखिल, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, मैं हफ्ते से बनते हुए डिनर के प्लान को कैंसिल करते हुए कहती तो वो गुस्सा होकर नहीं बैठता था। कोई बात नहीं, अच्छा गिव मी सम टाइम कहते हुए किचन की तरफ जाता और थोड़ी ही देर बाद हम छत पर साथ डिनर कर रहे होते। मेरी पसंद के म्यूजिक के साथ उसके हाथों से बनी मेरी पसंद की हर डिश। मैंने सिर्फ एक बार कहा था कि मुझे अलार्म से नहीं उसकी आवाज से उठना पसंद है। गुड मॉर्निंग सीरत, कॉफी ठंडी हो रही है, उठ जाओ ना। उसके बाद एक भी सुबह ऐसी नहीं गुजरी जब मैं इस आवाज और उसकी बनाई कॉफी के बिना उठी। लेकिन आज उसकी आवाज बुझी सी थी। नहीं, उसने आज मेरे उठने का इंतजार किया था। वो कॉफी रखकर चला गया ये कहते हुए कि आई एम गेटिंग लेट। जानती हूं अब तक उदास था वो। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों मैं अपने उस अतीत को उससे दूर नहीं रख पा रही? क्यों मैं अपने पापा से जुड़ी उन कड़वी यादों को अपने रिश्ते की मिठास निगलने का हक देती हूं? पापा के बारे में सोचते ही जैसे गले में कुछ अटकने लगा। हर बीती बात फिर से याद आने लगी थी। पापा से मेरी दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी। देर रात तक सुनी जाने वाली कहानियां हों, चाहे आसमान छूते झूलों वाले मेले, मैं हमेशा पापा का साथ ही चुनती थी। मैं जानती थी कि माँ पापा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मैं जब कभी पापा को माँ पर चिल्लाते, गुस्सा करते देखती, रूठ कर बैठ जाती थी। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, मैं सिसकते हुए कहती तो पापा अपना सारा गुस्सा छोड़कर मुझको गोद में उठा लेते। आई एम सॉरी गुड़िया, अच्छा आगे से कभी नहीं करूंगा, देखो कान पकड़कर सॉरी। पापा की बात सुनकर मेरा नासमझ सा मन पिघल जाया करता था। मैं सारी बात भूलकर अपने खेल में लग जाती। लेकिन जैसे जैसे समझदार होती गई, उनके ये झगड़े भुला पाना नामुमकिन होने लगा। मैं शायद झगड़ों की वजह तलाशने लगी थी। घर में तारी चुप्पियां मेरी हंसी भी निगलने लगी थीं। मैं धीरे धीरे पापा से भी दूर होती जा रही थी। मैं 11th क्लास में थी जब एक रोज पापा को किसी से फोन पर बात करते सुना था। कितने प्यार से बात कर रहे थे वो। किसी रजनी का फोन था। पापा बार बार उससे मिलने आने का वादा कर रहे थे और माफी मांग रहे थे कि इस बार आने में इतनी देर हुई। दरवाजे की ओट में खड़ी मैं मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई थी। रजनी पापा के ऑफिस में काम करती थी। ये नाम सुनते ही मुझे याद आया था कि क्यों पापा ने मेरे पिछले जन्मदिन पर तब तक केक नहीं काटने दिया जब तक वो नहीं आ गई थी। क्यों उन्हें माँ की जगह खड़ा किया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। हाँ, मैं नासमझ थी, पर इतना कुछ देखने सुनने के बाद इतना तो समझ चुकी थी कि पापा के लिए माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई और था। 15 साल की जरा सी समझदार होती सीरत उस दिन थोड़ी सी और चुप हो गई थी और अपने पापा से कोसों दूर। आज तेरा रिजल्ट है ना, कितने बजे चलना है? पापा पूछते तो मैं बिना उनकी तरफ देखे जवाब देती, आपका आना जरूरी नहीं है। मैं अक्सर अपनी माँ के बारे में सोचती जिनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। क्या माँ को पता होगा? उन्हें दुख होता होगा ना? वो भी छुप छुप कर रोती होंगी ना? मैं भी कभी उनके इतनी करीब नहीं हुई कि वो मुझसे अपना दुख बांट सकें मन के वो घाव जो पापा ने दिए थे। कुछ साल बाद माँ हमें अलविदा कहकर जा चुकी थी। माँ के जाते ही लगा जैसे पापा और मेरे बीच जो कुछ भी बचा था वो भी बिखर गया। शायद माँ ही वो पुल थी जिसने जोड़ रखा था हम दोनों को। मैं पहले कॉलेज के बहाने उनसे दूर गई, फिर नौकरी भी दूसरे शहर में ढूंढ ली। मेरे मन के दरवाजे उनके लिए कब के बंद हो चुके थे। लेकिन जब खुद प्यार में पड़ी तो जाना कि उन दरवाजों के पीछे एक डर हमेशा के लिए बस गया है, छोड़ दिए जाने का, धोखा दिए जाने का डर। भरोसा हर रिश्ते की नींव होता है। ये न हो तो रिश्ते ताश के पत्तों से बने घर जैसे हो जाते हैं। हल्का सा हवा का झोंका आया नहीं कि सब खत्म। अखिल मेरा अतीत जानता था, मुझे समझने की कोशिश भी करता था, लेकिन कब तक? उसे भी तो बुरा लगता होगा ना, उसे तोड़ जाता होगा ना यूं छोटी छोटी बातों पर उपजा मेरा अविश्वास।
मैं पूरा दिन यही सब सोचकर परेशान रही। कई बार अखिल को फोन किया, कई मैसेज भी किए। अखिल, लंच बाहर करें क्या? मेरे ऑफिस के बाहर मिलते हैं या तुम्हारे? बिजी हो क्या? अखिल, आई एम सॉरी, लेकिन किसी भी मैसेज या कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। मुझे एक एक करके अपनी सारी गलतियां याद आ रही थीं। मैं अक्सर अखिल का फोन चेक किया करती थी। किसी अननोन नंबर को देखते ही जाने कैसी घबराहट महसूस होती थी मुझे। मैं रोकती थी खुद को, समझाती थी कि नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे अखिल की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। यूं बेबुनियाद शक करना कमजोर कर देगा हमारे रिश्ते को। लेकिन सब नाकाम रहता। मेरे जहन में गहरी जड़ें जमाए बैठी इनसिक्योरिटी जीत जाती और अगले ही पल मौका देखकर मैं अखिल का फोन खंगाल रही होती। सोशल मीडिया से लेकर फोन कॉल्स तक सब कुछ। अखिल मुझे ये सब करते हुए देख भी लेता तो कुछ कहता नहीं था, मगर हाँ, वो उदास हो जाया करता था। तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर, शायद, वो कहता और उठकर चला जाता। जिसे चाहो उसी के लिए हमेशा शक के दायरे में खड़े रहो, बहुत तकलीफ देता होगा ना ये। मैं कई बार उसे बिना बताए उसके ऑफिस चली जाती थी। साथ लंच करने का मन था, मैं कहती तो वो फीकी हंसी हंसते हुए कहता, आई नो, तो चलो करते हैं लंच। वो समझ जाता होगा ना कि मैं झूठ बोल रही हूं और अपनी तसल्ली के लिए उसके ऑफिस आती हूं। पिछले महीने जब उसके कॉलेज के सारे दोस्तों के मिलने का प्लान बना तब कितना खुश था वो, और मैं उदास हो गई थी। मुझे अखिल के कॉलेज की वो तस्वीरें याद आने लगी थीं जिनमें उसके साथ एक लड़की हमेशा हुआ करती थी। मेरा मन कहानियां बुनने लगा था, बेबुनियाद कहानियां, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रही थी कि अखिल से पूछूं कैसे। मेरे बिना कुछ कहे ही अखिल समझ गया था। वो नहीं गया था अपने दोस्तों से मिलने। आज मैं शाम को जल्दी ऑफिस से लौटी थी। अखिल के लिए उसकी पसंदीदा अदरक वाली चाय भी बनाई थी। अखिल आया और बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे पीछे चली आई। कैसा रहा दिन? मैंने पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अखिल, आई एम सॉरी ना। अखिल, मैं डर जाती हूँ। मुझे लगता है मैं... क्या लगता है तुम्हें कि सब तुम्हारे पापा जैसे हैं? अखिल की आवाज पहली बार इतनी ऊंची थी। उसका ये लहजा अजनबी था मेरे लिए। अपने ख्यालों से बाहर निकलो सीरत। तुम सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो यार? अखिल बोलता जा रहा था और मैं आंसुओं से भरी आंखें लिए उसे देख रही थी। उसके शब्द कितने नुकीले थे आज, अंदर तक घाव करते हुए। कभी कभी हम गुस्सा, नाराजगी जाहिर करते वक्त शब्दों का चयन करना भूल जाते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते कि हम जो कह रहे हैं वो कितना गहरा जा लगेगा, कितने दिनों तक हथेली में पड़े छाले सा दुखता रहेगा। सब तुम्हारे पापा जैसे हैं। अखिल की कही ये आखिरी बात कुछ ऐसी ही थी। मुझे लगा जैसे मैं सब ठीक होने का बस एक सपना देख रही थी और तभी किसी ने मुझे पकड़कर झकझोर दिया। नींद टूट गई, सपना भी। सब वैसा ही तो था, बिखरा हुआ। घाव जिनके जरा सा भर जाने की खबर उड़ी थी आज भी उतने ही हरे थे। मैं अपने आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर आ गई। हॉल में सोफे पर बैठकर खूब रोई। पहले जब ऐसा होता था तो अखिल मुझे चुप कराने आता था। मुझे लगा वो आज भी आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मेरी गलती इतनी बड़ी थी, मैं खुद से पूछ रही थी। जवाब में एक लंबा सन्नाटा गर्दन झुकाए खड़ा था। अपराध बोध का घना जंगल और शाम ढलने से ठीक पहले रास्ता भटक चुकी मैं। हम अपने दुखों, अपनी तकलीफों को संभालते संभालते अपने साथी के मन की टोह लेना भूल जाते हैं। जाने अनजाने बेहद ठेस पहुंचा देते हैं उन्हें। मैं भी भूल गई थी। मैं जितना इस बारे में सोच रही थी उतना उलझती जा रही थी। मुझे अचानक ही पापा की याद आने लगी थी। अरे सीरत, बोला ना पक्का प्रॉमिस, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें बीच पर। बचपन में पापा का किया वादा मेरे जहन में गूंज गया। पक्का ना? आई लव यू पापा।
ये मेरी आवाज थी, पर पापा ने नहीं निभाया था ये वादा। वो मुझे बीच पर लेकर नहीं गए थे, उनके पास वक्त ही कहाँ था। मैं पहली बार अखिल के साथ बीच पर गई थी। देर तक समंदर को देखती रही थी, उसकी ऊंची ऊंची लहरों को। फिर अखिल का हाथ कसकर पकड़ लिया था। मन ही मन एक दुआ मांग ली थी कि अखिल हमेशा ऐसा ही रहे। बेटियां अपने पिता जैसा प्रेमी चाहती हैं, लेकिन मुझे अखिल इसलिए पसंद था क्योंकि वो बिल्कुल उनके जैसा नहीं था। वो उनके जैसा न हो जाए, यही डर मुझसे न जाने कितनी गलतियां करवा चुका था। सब सोचते सोचते मैं वहीं सोफे पर ही सो गई। सुबह आँख खुली तो देखा मेज पर कॉफी रखी थी। अखिल ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। आंखें लाल थीं, चेहरा उदास। गुड मॉर्निंग। मैंने बीते कल की कड़वाहट खत्म करने की एक और कोशिश की। अखिल कुछ नहीं बोला, चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। मेरी नजर कमरे में बिस्तर के पास पड़े उसके बड़े से ट्रॉली बैग पर पड़ी तो क्या अखिल, मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया, क्या अखिल मुझे छोड़कर जा रहा था? आज पूरा दिन उदासी में बीता। मैंने कई बार अखिल का नंबर डायल किया, फिर जाने क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाई। सोचा उसके ऑफिस चली जाऊं, पर कहीं उसे लगा आज भी मैं अपनी तसल्ली के लिए नहीं, मैं ऐसी कोई गलती दोहराना नहीं चाहती थी। पर अखिल क्या सच में मुझे छोड़कर चला जाएगा? मैं जाने क्या क्या सोचती रही, जैसे कोई खाली क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर बस लिखता जा रहा हो, बिना किसी के देखने जानने की परवाह किए। पूरा बोर्ड भरने के बाद मिटाता हो, फिर से लिखता हो और फिर मिटा देता हो। शाम को 7 बजे डोरबेल बजी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। अखिल था। बिना कुछ कहे भीतर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई। अखिल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा टाई उतार रहा था। तुम जा रहे हो कहीं? मैंने पूछा। आईने में हम दोनों की नजरें मिली। एक पल की खामोशी के बाद वो बोला, बैंगलोर मीटिंग है। पता है तुम्हारे जाने का ख्याल कितना डरा गया था मुझे। मैं उसके जवाब से बेखबर बोलती जा रही थी। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी बेवकूफी से सब खो दिया। कहते कहते मेरा गला रुंध गया। अखिल मेरे पास आ गया, मुझे बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, सीरत, मुझे ना तुम्हारे शक करने से, तुम्हारे बार बार सवालों को दोहराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम प्यार करती हो मुझसे और प्यार ये सारे हक देता है तुम्हें। और मैं तो जानता हूं मैं सही हूं, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। लेकिन अखिल गहरी सांस लेते हुए बोला, देखो ना, तुमने अपने लिए इस रिश्ते को कितना मुश्किल बना दिया है, कितना हेक्टिक होता जा रहा है तुम्हारे लिए। ये इनसिक्योरिटी, ये डर तुम्हें प्यार तो जीने ही नहीं दे रहा। अखिल मेरा हाथ अपने हाथों में लिए बोलता जा रहा था और मैं सुनती जा रही थी। एंड आई एम सॉरी, मैंने रात को तुमसे, मैं नाराज था, गुस्से में था। फिर रुक कर बोला, और सीरत, जरूरी नहीं कि बार बार वही हो। पापा ने जो किया, जो माँ के साथ हुआ, वो तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसा किसने कहा तुम्हें? तुम क्यों डरती हो इतना? देखो, हर रिश्ते की अपनी एक जर्नी है, हर इंसान का अलग अलग नेचर है। तुम कंपेयर नहीं कर सकती हो। मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर इतना जानता हूं कि आई लव यू। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, कभी नहीं। आई नो अखिल, पर मैं आगे कहती इससे पहले ही अखिल बोल पड़ा, यू नो, प्यार ना एक अजीब शय है। मुझे तो लगता है तुम्हें अपने पापा को भी माफ कर देना चाहिए। वो सही थे या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हें जिंदगी आसान लगेगी। वरना ऐसे, अभी तो हम लिव इन में हैं, कल को शादी करना चाहेंगे तब। मैं आंसू पोंछते हुए उसके गले से लग गई। सही तो कह रहा था अखिल। मेरा पॉजेसिव होना, बात बात पर शक करना, हमारे इस प्यार के रिश्ते को कमजोर बनाने के अलावा कर भी क्या सकता था? रिश्ता चाहे कोई भी हो, हम जाने वाले को रोक तो नहीं सकते ना। अखिल, मैं बदल दूंगी खुद को, आई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, बट आई नीड सम मोर टाइम। दोगे ना? अखिल ने कहा तो मैंने हैरानी से उसे देखा। सिर्फ टाइम नहीं, थोड़ा और प्यार भी, ताकि तुम्हें यकीन करने में आसानी हो। अखिल ने कहा तो हम दोनों मुस्कुरा दिए।
बरसों से मेरे वजूद का हिस्सा बना एक बोझ आहिस्ता आहिस्ता हटने लगा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।